अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जियो पॉलिटिक्स विद अनीला शहजाद। यूक्रेन वॉर का एक बड़े बिग पिक्चर में एक ग्लोबल इम्पैक्ट क्या हो रहा है, इसके पीछे क्या हिस्ट्री है, क्या कॉन्टेक्स्ट है, और अगर हमने ग्लोबल पिक्चर या जियो पॉलिटिकल पिक्चर समझनी है किसी चीज़ की, तो हमें उसकी हिस्ट्री, उसकी ज्योग्राफी और उसकी जो मतलब उसकी कंटेम्प्रेरी फेज़ को उसके पास्ट फेजेस के साथ मिलाकर देखना पड़ता है। तभी हमें पता चलता है कि ग्लोबल जो चेस बोर्ड है उस पे गेम क्या चल रही है। और सॉरी टू से, जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है पाकिस्तान का ले लें, या आप ग्लोबल जो मेन स्ट्रीम मीडियाज़ हैं, बड़े-बड़े मीडिया हाउसेस, वो कभी भी आपको एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव नहीं देते किसी भी चीज़ का, और आपको एक बिल्कुल टुडे वाली न्यूज़ के ऊपर रखना की कोशिश करते हैं, जिससे आप कभी भी उसके जो पूरी पिक्चर है या पूरे उसके सिनेरियो को कभी ग्रास्प करने में कामयाब नहीं हो सकते। सो ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपनी टाइमलाइन को और अपनी ज्योग्राफी, दोनों चीज़ों को जो है साथ-साथ लेकर के चलें। सो यही इसी तरह से जियोपॉलिटिक्स होती है। तो समझने की बात ये है कि इस नहज पर आया कैसे यूरोप, और रशिया के वो यूक्रेन के ऊपर उन्होंने वॉर शुरू कर दी। तो इसकी एक काफ़ी लंबी हिस्ट्री है। ये हिस्ट्री जो है वर्ल्ड वॉर टू के बाद से अगर हम समझना शुरू करें, कि वर्ल्ड वॉर टू में जब यूएस और उसके एलाइज, आप समझ लें, कामयाब हो गए थे, और रशिया जो है वो भी एक कामयाब पार्टनर था, लेकिन ये जो दो बड़े सुपर पावर्स इमर्ज हुए थे वर्ल्ड वॉर टू के फौरन बाद, उसमें एक तरफ यूएस था और जिसके सारे एलाइज ये यूरोपियन कंट्रीज थी, जिनमें ये आप डार्क ग्रीन वाले आप समझ लो यूके, फ्रांस, और ये इटली हो गया इस तरफ से, और बाद में जर्मनी, नॉर्वे, और ये लोग ये एक तरफ थे, और दूसरी तरफ रशिया था। और ये दोनों के बीच में फिर दूसरी जंग अज़ीम के फ़ौरन बाद एक कोल्ड वॉर शुरू हो गई थी, जिसके अंदर दुनिया भर में जितनी भी ममालिक थे, वो या तो यूएस के कैंप में चले गए या फिर रशियन कैंप में चले गए, और फिर उनके बीच में प्रॉक्सी वॉर्स होती रहीं बेशुमार, मतलब कई दहाइयों तक ये सिलसिला चलता रहा, यहाँ तक कि रशिया जो है वो रूसो अफ़गान वॉर के नतीजे में टूट गया, और कोल्ड वॉर ख़त्म हो गई, और यूएस ने डिक्लेयर कर दिया कि वो एक पोलर जो सुपर पावर है वो बन कर के उभर आया है, और अब वो दुनिया का सबसे बड़ा और वाहिद सुपर पावर है, और उसके मुकाबले में जो रशिया था वो अब टूट भी गया है और ख़त्म भी हो गया एज़ अ पावर। वो तो हो गया, सही है, लेकिन और उसके रशिया के टूटने के बाद, यानी यूएसएसआर के टूटने के बाद, ये 1980s की बात है, जब ये रूसो अफ़गान वॉर जो है वो ये हारे रशियंस, और रशिया, यूएसएसआर टूट गया, और रशिया जो है वो उसके जितने भी ये स्टेट्स आपको यहाँ पे इस रशिया के बॉर्डर लाइन के साथ इधर से शुरू होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इसके बाद यानी एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, और उसके अलावा यहाँ पर आगे आपको सेंट्रल एशियन स्टेट की अगर पूरी लाइन दिखे, कज़ाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये उज़्बेकिस्तान, ये 5 सेंट्रल एशियन स्टेट्स, ये तमाम जो हैं ये यूएसएसआर का हिस्सा थे, और रशिया के टूटने के बाद ये तमाम स्टेट्स जो हैं वो टूट के अलग हो गए, और ये अलग-अलग कंट्रीज़ बन गई। तो अब जब 1949 में ही यूएस ने नेटो बनाया था, और नेटो के अंदर उसने अपने यूरोपियन एलाइज को एंटर कर लिया था, और जब और उसके बरक्स जो है रशिया ने वार्सो पैक्ट बनाया था, जिसमें उसने अपने एलाइज को एज अ स्ट्रेटेजिक एलाइज शामिल किया हुआ था। तो अब रशिया के टूटने के बाद ये तमाम जो ईस्ट यूरोप की जो बेल्ट, आप समझ लो पूरी बेल्ट थी, इनके अंदर जो है टूटने के बावजूद ज़्यादातर इनके अंदर प्रो रशियन पॉलिटिशियंस जो लीडर्स थे वो पावर में रहे, और उनकी जो अलायंस रशिया के साथ
इवन दो कि वो इंडिपेंडेंट हो गए थे, अलग कंट्रीज बन गए थे, लेकिन उनकी अलायंस रशिया के साथ जारी रही। और ये चीज़ रशिया ने डे वन से ही लाइक यूएस और उनके नेटो के साथ बात की कर रखी थी। रशिया का ये ऐलान मतलब दावा है कि उन्होंने ये बात कर रखी थी कि ठीक है हम वॉर्सो पैक्ट को ख़त्म करें, लेकिन तुम लोगों ने अपने नेटो को हमारे ईस्टर्न बेल्ट के करीब नहीं लेकर आना। तो ये आप देख रहे हो कि पोलैंड, चेक और ये वाले कंट्रीज जो हैं ये 1999 में लाइक नेटो का हिस्सा बने, और हंगरी भी, और उसके बाद जो है 2004 में आकर के रोमानिया और बल्गेरिया और स्लोवाकिया इनको मेंबर बना दिया गया नेटो का। मैं आपको यहाँ से लिस्ट से एक चीज दिखा देती हूँ, थोड़ी सी हिस्ट्री के। यूएस रशिया के जो ये एलाइज कंट्रीज हैं, ये लाइक अपना यूरोप के अंदर बहुत सारे रशियन एलाइज कंट्री मौजूद रहे हैं, और उन्हीं में से एक सर्बिया भी था। सर्बिया जो है वो और कोसोवो का इश्यू चल रहा था, मुस्लिम और वो क्रिश्चियन की कम्युनिटीज के बीच में, और सर्बिया के अंदर जो है वो 2002 में जो जंग हुई, उस जंग में यूएस ने आकर के 78 डेज स्ट्रेट उसने सर्बिया के अंदर बॉम्बिंग की, और ऐसी बॉम्बिंग की कि कोसोवो को और सर्बिया को अलग, मतलब हतमी तौर पे ये जंग का नतीजा निकला कि ये सर्बिया के दो टुकड़े हो गए, कोसोवो अलग हो गया, सर्बिया अलग हो गया। और उस वक्त रशिया ने ये समझा कि ये सर्बिया जो है ये उसका एला है, और उसके एलाई के ये दो टुकड़े किए गए हैं, और उन्होंने समझा कि यूएस की जो वो अपने कोल्ड वॉर में उसके बॉर्डर के करीब तरीन आता जा रहा है। ये 2002 में हुआ। उसके बाद 2004 में रोमानिया और बल्गारिया, जो कि आप समझ लो कि ब्लैक सी के लिटोरल स्टेट्स हैं, और ब्लैक सी से रशिया का और यूक्रेन का सारा ट्रेड जो है बहुत ज़्यादा यहाँ से चलता है। तो इसलिए यूएस हमेशा चाहता है कि ये कंट्रीज जो है उसके सॉरी रशिया चाहता है कि ये उसके एलाई कंट्रीज बने रहे। तो बहरहाल उन्होंने ये कदम भी उठाया कि रोमानिया और बल्गारिया को 2004 में नेटो का बना दिया। 2008 में जो नेटो की समिट हुई, उसमें प्रेसिडेंट बुश उस वक्त थे। आपको तो प्रेसिडेंट बुश ने कितनी जंगें शुरू की मुसलमान कंट्रीज के खिलाफ। बहरहाल उस वक्त उसने नेटो की समिट में ये बोला कि हम यूक्रेन और जॉर्जिया दोनों को नेटो का मेंबर बनाएंगे। और उस वक्त रशिया ने ये उसी वक्त बोला कि ये हमारे लिए रेड लाइन है कि यूक्रेन को, और जॉर्जिया तो और भी उनके करीब तरीन नेबर है, तो यूक्रेन और जॉर्जिया को नेटो का हिस्सा बनाने की बात बिल्कुल भी ना करना, बिकॉज ऑफ द रीज़न कि ये इतना बड़ा बॉर्डर यूक्रेन का हमारे साथ लगता है, और यहाँ पर अगर तुम लोग उनके एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम यहाँ पे लगा दिया गया, तो समझो कि मॉस्को तो बिल्कुल यहाँ पे करीब तरीन है, यहाँ पे कहीं है, और वो तो मिसाइल्स की रेंज में आ जाएगा। तो ये चीज़ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और ये तुम बिल्कुल सोचना भी ना कि तुम यूक्रेन को जो है या जॉर्जिया को इसका हिस्सा बनाओगे अपना रशिया सॉरी नेटो का। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि दुनिया भर में ही कोल्ड वॉर के सिलसिले में जो इससे पहले तो कोल्ड वॉर के सिलसिले में प्रॉक्सी वॉर्स चलती रही, उसमें तो वो दोनों बराबर के शरीक थे, लेकिन अब रशिया टूट चुका था, रशिया सिर्फ रशिया रह गया था। और उसके बाद जो है जो गद्दाफी जो लिबिया का लीडर था, वो भी रशिया का एलाय था। बशारुल असाद असाद जो सीरिया का प्रेसिडेंट था, वो भी लाइक रशियन एलाय था। और आपने देखा कि गद्दाफी को उन्होंने मार के ख़त्म किया, और पूरी लीबिया में बॉम्बिंग की और तबाह कर दिया लीबिया को। इसी तरह के सीरिया में उन्होंने बशारुल असाद को ख़त्म करने की और ये लाइक मतलब पावर से हटाने की फुल कोशिश की, रिजीम चेंज करने की फुल कोशिश की, गो कि वो उसमें नाकाम हुए। और इसी तरह यूक्रेन में जो विक्टर यानुकोविच की गवर्नमेंट चल रही थी जेलेंस्की से पहले की, वो प्रो रशियन गवर्नमेंट थी, और उसको भी उन्होंने एज अ रिजीम चेंज की एक जो ऑरेंज रेवोल्यूशन और
वो क्या कहते हैं कलर रेवोल्यूशन चलाकर उसको भी रिमूव करवाया। तो रशिया के लिए ये चीज़ समझना कोई मुश्किल नहीं था और वो स्टेप बाय स्टेप, ईयर बाय ईयर वो देख रहा था कि यूएस और नेटो किस तरह से उसकी तरफ बढ़ रहे हैं और किस तरह से दुनिया भर में उसके एलाइज के खिलाफ कुछ ना कुछ वो कर रहे हैं, उनको तबाह कर रहे हैं और उसको अकेला करने की कोशिश कर रहे हैं। तो रशिया तो वल्नरेबल अपने आप को फील कर रहा था शुरू से ही, और यूक्रेन को उसने सही मानों में अपना रेड लाइन कहा था कि अब तुमने पूरी जो मेरी बेल्ट है और मेरे पूरे जो मेरे पुरानी स्टेट्स हैं उनको अपने अंदर तुम शामिल करते चले जा रहे हो, तो ये अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और ये भी एक सच्चाई है कि पोलैंड में भी यूएस ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स मतलब लगा दिए हुए हैं, और ये एस्टोनिया और लाटविया इनमें भी इनकी अपनी एक्सरसाइजेस भी रेगुलरली करते हैं, और यहाँ पर भी उन्होंने अपने मिसाइल सिस्टम्स कुछ ना कुछ लगाए हुए हैं। और लाइक जो भी मेंबर बनता है नेटो का, वो नेटो उसके ऊपर उसको इख्तियार हो जाता है कि वो अपनी मर्जी से उसकी स्ट्रेटेजिक पॉलिसी बनाए और अपनी मर्जी से उधर अपनी फौजें भी रखे नेटो, और अपने मिसाइल्स भी सेट करे, और ये सारी चीज़ें उसकी फिर वो उसमें आ जाता है, उसके पावर में आ जाता है। सो ये चीज़ है, ये चीज़ हमें समझना चाहिए कि ये वॉर एक दिन में स्टार्ट नहीं हुई है, बल्कि ये एक पूरा लंबा सिलसिला चल रहा है। वर्ल्ड वॉर टू के बाद से ये चल रहा है। पहले तो कोल्ड वॉर की शक्ल में रहा, फिर उसके बाद कोल्ड वॉर जब ख़त्म हो गई और रशिया जो है वो टूट गया, उसके बाद मज़ीद रशिया को तोड़ने के लिए, मज़ीद उसको आइसोलेट करने के लिए मतलब यूएस ने जो है इस चीज़ को कभी भी इस चीज़ में से वो अपने आप को नहीं निकाला। उसने ये कभी नहीं सोचा कि रशिया अब टूट गया है, अब उसकी पावर कम है, तो इसको अलग से छोड़ दो और उसको रहने दो। और अब अपनी अब ग्लोबलाइजेशन का एरा है, तो चलो सब मिल करके अपग्रेड करते हैं, इकोनॉमिक प्रोग्रेस करते हैं, उसमें हमें भी फ़ायदा होगा। ज़ाहिर है सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो यूएस को ही हो रहा था, बिकॉज़ वो हर चीज़ में से अपना कट हर तरीके से निकालता था। तो ये सब कुछ हो रहा था, मगर यूएस और उनके एलाइज़ को जो है ना वो बेचैनी थी, उनको चैन नहीं था कि हम किस तरह से जो है वो रशिया को मज़ीद दबाएँ और दबाते ही चले जाएँ। तो अब आप देख रहे हो कि यूक्रेन की वॉर को डेढ़ 2 साल हो गए हैं, और यूक्रेन टोटली तबाह हो गया है। बहुत सारे एनालिस्ट जो हैं, जो कि मतलब यूएस की मेन स्ट्रीम मीडिया के खिलाफ बात करते हैं, और जो कहते हैं कि ये सब झूठ हमें बताया जा रहा है, और असल में हो ये रहा है कि यूक्रेन में ज़ेलेंस्की बुरी तरह से हार रहा है, उसके पूरे शहरों के शहर तबाह हो रहे हैं, मिलियंस जो हैं वो लोग जो हैं वो रेफ्यूजीज बन गए हैं, और 4 से 5 लाख लोग सिपाही जो है वो मारे गए हैं, और सिविलियंस तो ना जाने कितने मारे गए हैं, और कितनी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है, और उसकी इकोनॉमी ज़ीरो की तरफ जा रही है। और ये कि जो भी इन्होंने वादे किए ज़ेलेंस्की से कि हम ये मिसाइल तुम्हें देंगे, ये जहाज़ तुम्हें देंगे, ये सब कुछ बहुत बातें चलती रहीं, लेकिन अब वो सब सर्द का शिकार हो रही हैं, और अब आहिस्ता-आहिस्ता पता ये चल रहा है, खबरें ये आ रही हैं कि पोलैंड जो है सबसे ज़्यादा जो बोल रहा था कि हम सबसे आगे बढ़कर यूक्रेन की मदद करेंगे, उसने भी इनके साथ सर्द शुरू कर दी है। हंगरी ने भी लाइक स्लोवाकिया ने भी, इन सब के अंदर इलेक्शंस आने लगे हैं, पोलैंड में भी इलेक्शन आने लगे हैं, तो इन्होंने जो है वो बहुत सर्द महरी शुरू कर दी है। और रहा सहा जो थोड़ा बहुत आ रहा है इनके पास, वो यूके से या फ्रांस से या जो यूएस से आ रहा है, तो वो सब एक पुराने टेक्नोलॉजीज हैं, पुरानी मशीनें हैं, पुराने टैंक्स हैं, जिनका मुकाबला जो है वो रशिया के साथ वो नहीं कर सकते, और रशिया मुस्तकिल उनके ऊपर बॉम्बिंग करके उनको बुरी तरह से तबाह करता जा रहा है। और आप ये सोचें कि अगर रशिया ने एक बहुत बड़ा असॉल्ट कर लिया और यूक्रेन को पूरी तरह से उनकी फौजों को तबाह कर दिया और ज़ेलेंस्की को भागने पे मजबूर कर दिया, तो फिर जो भी वहाँ पर गवर्नमेंट वो सेटअप करवाएगी, वो टोटली एक प्रो रशियन गवर्नमेंट होगी, और उस वक्त फिर एक प्रो रशियन स्टेट जो है यूक्रेन, वो उसकी जो पहुंच है वो बिल्कुल पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया के साथ पहुंच लग जाएगी। और तब आप सोचें कि लाइक
नेटो कंट्रीज जो ये नए नए नेटो नेटो कंट्रीज हैं ये कितने वल्नरेबल फील करेंगे। और ज़ाहिर है रशिया भी फिर सोचेगा कि हम मैं भी एग्रेसिव हूँ क्योंकि इन लोगों ने पहले एग्रेसिव होकर ही मेरा मुकाबला किया था। सो ये चीज़ अब कुछ एनालिस्ट ये भी कह रहे हैं कि अगर रशिया ने इस तरह की हरकत की तो और यूक्रेन को उसने मतलब फतह कर लिया एक तरह से, तो पूरा जो ईयू है वो उसके टूटने का खतरा भी है, नेटो के टूटने का खतरा है और यूएस एज अ ग्लोबल सुपर पावर वो फिर उसके बाद नहीं रह सकेगा। वो भी एक नॉर्मल कंट्री की तरह उसको बिहेव करना पड़ेगा। अच्छा, अब एक जो न्यूज़ बिल्कुल आज की है वो ये कि जर्मनी के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने, क्योंकि कोसोवो के अंदर सर्बिया के अंदर एक शूट आउट हुआ था जिसमें सर्बियन जो एक गनमैन है उसने कोसोवो के पुलिस के 4 लोगों को जो है ना वो मारा और मार के भाग गया। तो उसकी वजह से काफ़ी टेंशन सर्बिया और कोसोवो के बीच में इस वक्त चल रही है। तो फॉरेन जो मिनिस्टर हैं जर्मनी की, उन्होंने ये कहा है कि जो हमने अभी सोच रखा था कि हमारे 6 और कंट्रीज जो है अल्बानिया, बोस्निया, कोसोवो, मोंटेनेग्रो, मैसेडोनिया और सर्बिया की ये 6 कंट्रीज जो है वो जल्द ही नेटो के अंदर शामिल हम उनको मजीद करेंगे तो वो बड़ा मसला खराब हो जाएगा क्योंकि सर्बिया और कोसोवो के बीच में ये टेंशन चल रही है। तो इसी से मैंने सोचा कि आपको ये सारा बैकग्राउंड इनका बताऊं कि ये 6 कंट्रीज हैं सर्बिया, कोसोवो, मैसेडोनिया, अल्बानिया, मोंटेनेग्रो और बॉस्निया है जिनको जो कि ऑफिशियल कैंडिडेट्स हैं, वो कैंडिडेट कंट्रीज हैं और इनको उन्होंने बोला हुआ है कि तुम लोग हमारी तमाम शराइत पूरी करते जाओ और हमारे साथ कॉपरेट करते जाओ तो फिर हम तुम लोगों को भी अपना मेंबर बना लेंगे। तो ये चीज़ जो है ये गरीब ममालिक हैं और इनके साथ क्या होगा, इनकी इकॉनमी के लिए वो बहुत बड़े बड़े वादे करेंगे कि ईयू में आ जाओगे तो तुम बड़े इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो जाओगे, लेकिन वो नहीं होगा क्योंकि ना ही वो बाकी कंट्रीज के साथ वो ये कुछ कर सके। इटली भी रो रहा है, स्पेन भी रो रहा है कि इनके साथ इकोनॉमिकली अच्छा नहीं किया गया। इन सब की जो इकोनॉमीज है, ग्रीस की इकोनॉमी जो है वो मतलब डाउनफॉल का शिकार है। तो होगा ये कि वो अपने मिसाइल सिस्टम्स तो यहाँ ले आएंगे और इनको जंग के लिए तैयार कर लेंगे, लेकिन इकोनॉमिकली उनकी कोई मदद नहीं करेंगे। जिस तरह के यूक्रेन में भी ज़ेलेंस्की के साथ उन्होंने वादा किया था कि हम तुम्हें जो है ईयू जो है तुम्हें बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक फ़ायदा पहुँचाएगा, बड़ी बिज़नेसेस आएँगी, एफडीआई आएगा, ये होगा, वो होगा। मगर इस वक़्त सिर्फ़ बंदूकों और गोलियों के सिवाय और खून और तबाही के अलावा इस वक़्त तक यूक्रेन को कुछ नहीं मिला है। तो ये चीज़ है कि अब ये ईयू की पुश एक और कि ये 6 कंट्रीज़ भी इधर शामिल हो जाएँ और ज़ाहिर है रशिया सोचेगा कि ये जो अपनी कदम नहीं रोक रहे और आगे से आगे बढ़ रहे हैं और इनका इरादा है कि मोल्डोवा को भी करवा लें, इसमें एंटर जॉर्जिया को भी एंटर करवा लें, तो मैं भी क्यों ना एक एग्रेसिव मोड इस्तेमाल करूँ और बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोविया और जॉर्जिया और इन सबको मिला करके और यहाँ पर सर्बिया में भी अपने अगर उसके कोई एलाइज़ हैं और उनको मिला करके मैं क्यों ना ईयू को तोड़ने की कोशिश करूँ, मैं क्यों ना नेटो को बर्बाद करने की कोशिश करूँ और मैं क्यों ना यूएस की जो कि गिरता हुआ इकॉनमी और गिरती हुई उसकी जो मुल्की हालात हैं, उसको क्यों ना उसको मैं मज़ीद एक धक्का देकर उनको तबाही की तरफ लेकर जाऊँ। थैंक यू।